हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रीजंस के बारे में जिसकी वजह से पैरालिसिस के पेशेंट की बॉडी के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है या नॉर्मली किसी की बॉडी में भी सूजन देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब भी पैरालिसिस का पेशेंट क्लिनिक विजिट करता है, आपसे बात करता है, तो वो एक कंप्लेंट ज़रूर करता है कि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है। किसी किसी पेशेंट के अंदर ये पैटर्न यूनिलेटरल होता है, मतलब एक तरफ का ही लिम्ब अफेक्टेड होता है, चाहे उसका एक साइड का हाथ है, एक साइड का पैर है। और काफ़ी पेशेंट्स में बायलेटरली भी ये देखने को मिलता है, दोनों साइड के हाथ और पैर के अंदर भी सूजन देखने को मिल सकती है या कभी कभार चेहरे पे भी सूजन देखने को मिल सकती है। तो हमें क्लियर होना ज़रूरी है, तभी हम पेशेंट को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये परेशानी क्यों हो रही है। तो हम आज इसको पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर पेशेंट के यूनिलेटरल पैटर्न ऑफ स्वेलिंग है, मतलब उसके एक साइड, आप मान लीजिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड पैरालिसिस है, तो मेरे लेफ्ट हाथ और लेफ्ट पैर पे ही अगर सूजन आ रही है, उसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, पेशेंट क्योंकि अब पैरालिसिस का पेशेंट है, ज़्यादा मोबिलिटी नहीं होती है, मूवमेंट नहीं होती है, हाथ पैर लटका हुआ ही रहता है, तो जो साइड अफेक्टेड है उसमें सूजन बढ़ती चली जाती है। और साथ के साथ क्या देखने को मिलता है, कभी कभार पेशेंट बहुत तेज़ी से अगर मालिश करवाता है या कोई ना कोई उसने ऐसा प्रोडक्ट यूज़ किया है अपनी स्किन पे, और कुछ लोगों की स्किन ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव होती है, तो अगर हम कोई ऐसा लिनेमेंट या कोई ऑयल ऐसा इस्तेमाल करते हैं जो हमारी स्किन को अच्छे से सूट नहीं कर रहा है, एलर्जिक रिएक्शन कभी कभार कॉज कर रहा होता है, तो पैटर्न क्या देखने को मिलता है, पेशेंट ने उसको लेफ्ट हैंड साइड पैरालिसिस था, उसने मालिश सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही की और वो ऑयल अप्लाई करके छोड़ दिया, वो लिनेमेंट अप्लाई करके छोड़ दिया, हाइजीन मेंटेन नहीं की, लंबे टाइम तक वो आपकी स्किन में लगा रहा, 1-2 दिन पेशेंट को नहीं नहलाया गया, तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो अफेक्टेड पार्ट है उसमें सूजन बढ़ती चली जाती है, क्योंकि कई बार कोई ना कोई ऐसा एलर्जिक रिएक्शन बॉडी शो कर देती है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, मालिश आप कर सकते हो, मालिश में मना नहीं है, लेकिन उसका तरीका समझना ज़रूरी है। जब भी आप कोई ऑयल अप्लाई कर रहे हो उसको डाइल्यूट ज़रूर करो, क्योंकि हर किसी का स्किन टाइप अलग होता है। बहुत हल्की अमाउंट में उसको यूज़ करना स्टार्ट करो, बिल्कुल हल्के हाथ से आप उसको अप्लाई करोगे नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में। सिकाई भी अगर आप वहाँ कर रहे हो तो हीट पैड को कभी भी लगाकर छोड़ नहीं दोगे, थोड़ी थोड़ी देर आपका अलग अलग जॉइंट्स पे उसको प्लेस करोगे, बार बार चेंज करोगे। और ठंडा गर्म कई कभार पेशेंट को महसूस नहीं होता, तो पहले जो भी केयर टेकर्स हैं वो अपने हाथ पर उसको टच करके देखेंगे कि वो हीट जितनी आप दे रहे हो वो सहने लायक है या नहीं है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है पेशेंट्स को इस वजह से भी बॉडी के अंदर स्वेलिंग बढ़ जाती है, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, कोई न्यू मेडिसिन स्टार्ट किया, अचानक से हो गया। और साथ के साथ कभी कभार पेशेंट की मालिश बहुत ज़ोर से कर दी जाती है, तो कोई ना कोई ऐसी इंजरी हो जाती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, मांसपेशी की इंजरी, या कभी कभार फ्रैक्चर भी देखने को मिल सकता है। इस पैटर्न के अंदर ज़्यादातर जो हमें सूजन देखने को मिलेगी वो यूनिलेटरल मिलेगी, क्योंकि लोकल ट्रॉमा की वजह से एक तरफ मिलेगी। अब हम बात करते हैं, अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी वो सफ़र कर रहा है वेरिकोज वेन से, लेफ्ट हैंड साइड पैरालिसिस हुआ, लेफ्ट साइड की ही काफ मसल्स, उसकी लेग पहले से अफेक्टेड थी, पहले से उसको वेरिकोज वेन्स बनी हुई थी, वेरिकोसिटी प्रेजेंट थी, मतलब कि आपकी जितनी भी वेन्स हैं जो काफ मसल्स के अराउंड वहाँ से सप्लाई जा रहा है, उसके अंदर अगर वॉल्स उसके वीक हो जाते हैं तो आपका जो काफ मसल्स है उसके अराउंड वेरिकोसिटी बननी शुरू हो जाती है, वहाँ नसों के गुच्छे बनने लग जाते हैं, और उसकी वजह से भी आपकी लेग में जहाँ जो पार्ट अफेक्टेड है वहाँ पर सूजन आने लग जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि पैरालिसिस जब हुआ तभी सूजन आनी स्टार्ट हुई, लेकिन पेशेंट उसको कोरिलेट करता है अपने स्ट्रोक से। उसकी बॉडी में ऑलरेडी कंडीशंस प्रेजेंट थी, लेकिन उसे याद नहीं, क्योंकि अब सिर्फ फोकस रहता है ब्रेन स्ट्रोक पे। तो हमें असेस करना ज़रूरी होता है कि रीज़न क्या रहा सूजन के पीछे। कभी कभार आपको जैसे मैंने बताया कि लोकल ट्रॉमा भी हो सकता है, पेशेंट स्लिप कर गया, एक साइड का ही पैर पे चोट लगी, और स्पेशली अगर वो अफेक्टेड पार्ट ही है तो वहाँ पर सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी हो सकती है। और साथ के साथ
पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से यूनिलेटरल स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। कभी कभार पेशेंट बहुत तेज़ी से इचिंग कर देता है, कुछ ऐसा वहाँ पर छोटा सा दाना बना, फुंसी बनी, जिसको पेशेंट ने नेल वहाँ पे लगा दिया इचिंग कर करके, या खुजली स्टार्ट हो गई, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकती है। इसलिए एडवाइस किया जाता है पैरालिसिस के पेशेंट्स के साथ हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली अगर आप नहीं नहला पा रहे हो पेशेंट को तो एटलीस्ट स्पॉन्जिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से हाइजीन को मेंटेन नहीं करोगे तो बहुत से ऐसे स्किन इन्फेक्शंस हैं जो इन्वेड कर जाते हैं और रिजल्ट करते हैं आगे चलकर इचिंग और साथ के साथ इन्फ्लेमेशन कॉज करने में। अभी हमने बात की यूनिलेटरल पैटर्न ऑफ स्वेलिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं बायलेटरल। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग है तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, चाहे आपके दोनों पैरों पे सूजन है या फिर साथ के साथ आपकी पूरी कंप्लीट बॉडी पे सूजन है। तो इस कंडीशन के अंदर अगर पैरालिसिस से पेशेंट सफ़र कर भी रहा है तो स्ट्रोक की वजह से वो सूजन नहीं आ रही होती है, उसके पीछे कोई ना कोई सिस्टेमिक रीज़न ज़रूर रहता है, कोई ना कोई और सिस्टम भी इन्वॉल्व ज़रूर रहते हैं। अगर मान लीजिए किसी के सिर्फ पैरों पे सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हाथों पे भी आ रही है, चेहरे पे भी सूजन आ रही है, तो कुछ कंडीशंस को असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो नॉर्मल दिखने वाली चीज़ें होती हैं आगे चलकर बहुत बड़ी बीमारी में ये टर्न हो जाती हैं। तो अगर किसी की बॉडी पे स्वेलिंग आ रही है तो डॉक्टर हमेशा एडवाइस करते हैं कि एक अपना किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाएं, एक यूरिन रूटीन करवाएं, कोई माइक्रो एल्बुमिन लीकेज तो नहीं है, कोई प्रोटीन लॉस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपकी यूरिन के रास्ते प्रोटीन की लीकेज हो रही है और बॉडी में इनसफिशेंसी है टोटल प्रोटीन के अंदर, तब भी पेशेंट की बॉडी में सूजन देखने को मिल जाती है। और साथ के साथ अगर पैरालिसिस का पेशेंट तो वो है, बट साथ के साथ सफ़र कर रहा है हाइपोथायरॉयडिज्म से, काफ़ी लंबे टाइम से टेस्ट नहीं करवाया, दवाइयाँ पहले खाते थे अचानक से छोड़ दी, या फिर TSH लेवल अचानक से शूट अप कर गए, या पहले वो हाइपोथायरॉयडिज्म से सफ़र करते ही नहीं थे लेकिन अब ऐसे पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो एक अपना थायराइड प्रोफाइल टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर आपकी बॉडी में ऐसा पैटर्न ऑफ सूजन मिल रहा है कहीं ना कहीं, चाहे वो पिटिंग एडिमा हो या फिर आपकी कंप्लीट बॉडी पे स्वेलिंग हो। कभी कभार पेशेंट की बॉडी के अंदर जब हम नोटिस करते हैं तो उसकी बॉडी में अनीमिया के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, हीमोग्लोबिन बहुत कम हो रहा होता है, उस कारण से भी आपकी बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। साथ के साथ जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा नमक का इंटेक करते हैं, चाहे खाने के अंदर, चाहे अचार चटनी के फॉर्म में, पापड़ के फॉर्म में, या एडिशनल प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में, तो उस कंडीशन के अंदर भी पेशेंट की बॉडी के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि सोडियम की हाई अमाउंट होने की वजह से बॉडी की टेंडेंसी बन जाती है वाटर एक्यूमुलेशन की, फ्लूइड की रिटेंशन होने की, और उस कंडीशन के अंदर पेशेंट का BP भी शूटअप होने लग जाता है, साथ के साथ स्वेलिंग भी आने लगती है। तो एक जो स्वेलिंग है, एक जो सिम्टम है, वो इतना कॉमन दिखने वाला सिम्टम है, पेशेंट कभी कभार हल्के में ले जाता है। लेकिन आज मैंने आपको समझा दिया कि अगर यूनिलेटरल पैटर्न है, एक तरफ सूजन है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। उसके पीछे मोस्टली लोकल रीज़न इन्वॉल्व होते हैं। जिस एरिया की स्वेलिंग है उस एरिया में कुछ ना कुछ ऐसी इंजरी है, या उस एरिया में कुछ ना कुछ ऐसी डिफॉर्मिटी आ रही है जिसकी वजह से सूजन आ रही है। लेकिन अगर आपकी बायलेटरल स्वेलिंग है, बॉडी के हाथ पैर दोनों पे है, चाहे दोनों पैरों पे है, दोनों तरफ है इन्वॉल्व है, तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा सिस्टेमिक रीज़न मिल जाता है, कोई ना कोई सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट अलग से मिल जाती है। जैसे किडनी इन्वॉल्व हो सकती है, कार्डिक रीज़न हो सकता है, साथ के साथ आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आपके इम्बैलेंस मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्वेलिंग जनरेट होती है। तो हमेशा स्वेलिंग का पैटर्न समझना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर पैरालिसिस के पेशेंट हो तो ही आपको स्वेलिंग आ रही है, साथ के साथ कोई और बीमारी भी पीछे जुड़ी हुई मिल सकती है। जो पेशेंट्स ओवरवेट होते हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, अब उन पेशेंट्स के अंदर भी बायलेटरल फीट के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि सारा वज़न उनके पैरों के ऊपर बेयर करना जब स्टार्ट करते हैं वो, और ओवरवेट हो जाते हैं, वज़न बढ़ता ही चला जाता है, तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा वेट आपकी बॉडी का संभालते हैं वो आपके दोनों पैर ही हैं।
उनके अंदर स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। उस कंडीशन में भी स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, बट बायलेटरल मिलेगी। तो पैरालिसिस के जो पेशेंट्स ओवरवेट होते हैं उनमें ज़्यादातर मैंने पैटर्न देखा है कि दोनों पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन देखने को मिल जाती है। तो हमें समझना ये ज़रूरी है कि किस वजह से सूजन आ रही है, उस रीज़न को फाइंड आउट करना ज़रूरी है और उस पर काम करना ज़रूरी है, तभी आपको सिम्टम्स में रिलीफ मिल पाता है। कभी कभार पेशेंट गर्म पानी में पैर डाल के बैठ जाता है, सिकाई कर रहा है, लेकिन वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है उसके सिस्टम की, लोकली तो वो उसको आराम दे रहा है, सूजन कुछ टाइम उतरती है लेकिन दोबारा आ जाती है। आपका लिवर भी इन्वॉल्व हो सकता है इस कंडीशन के अंदर। तो आपके ब्लड टेस्ट टाइमली आपको करवाने ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी ऐसी परेशानी हो रही है तो नियर बाय डॉक्टर से जाकर मिलें, उनसे क्लियर करें कि रीज़न क्या रहा सूजन के पीछे, क्योंकि इसको हल्के में आपने आगे चल कर नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां ऐसी एक सिंगल सिम्टम से जुड़ी हुई मिल सकती हैं। तो हमें अपनी बॉडी का खास ध्यान रखना है। और कभी कभार पेशेंट की कंप्लीट बॉडी के अंदर सूजन इसलिए भी देखने को मिल जाती है कि खाने पीने में पेशेंट माल नरिशमेंट की तरफ जा रहा होता है, पेशेंट बेड रिडन रहा, प्रोटीन ढंग से नहीं खा रहा, खाना खा ही नहीं रहा है, भूख लग भी रही होती है, तो इस डर के मारे कि वॉशरूम में चल फिर कर नहीं जा पाऊँगा, बेड में मुझे किसी को करवाना पड़ेगा, बहुत से पेशेंट डर के मारे खाना खाना छोड़ देते हैं। बहुत पेशेंट्स की हिस्ट्री लिए ये भी एक रीज़न मिला है साथ में। और जब बॉडी माल नरिशमेंट की तरफ जा रही होती है, बॉडी में से मसल मास लॉस होने लगता है, मांसपेशियाँ सूखने लगती हैं, बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होने लगती है। तो जब भी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होना स्टार्ट होती है, धीरे धीरे जब आपकी बॉडी में एल्बुमिन जो प्रोटीन है वो कम होने लगेगा, टोटल प्रोटीन कम होने लगेगा, तो पेशेंट की बॉडी में सबसे पहला सिम्टम जो देखने को मिलता है वो होता है फ्लूइड रिटेंशन का। पेशेंट की बॉडी में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट की बॉडी में सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अपना खास ध्यान रखें, अपने डाइट का ध्यान रखिए। एकदम से ना तो प्रोटीन छोड़ना है आपने, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदलता है कभी कभार पेशेंट को भूख लगनी कम हो जाती है या भूख अच्छे से लगती ही नहीं है। तो उस कंडीशन में आप लाइट प्रोटीन अपना, हल्की दालें हैं, दूध है, मशरूम है, सोयाबीन थोड़ा थोड़ा लेते रहिए। जो पेशेंट्स नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर एग, फिश, चिकन खाते थे लेकिन अब डाइजेशन अच्छा नहीं रहता, खाते कभी कभार लूज मोशन हो रही होती है, तो आप लाइट प्रोटीन पे रहिए, दालें अपने खाने में ऐड ऑन करते रहिए, डेली थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेते रहिए, ताकि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी क्रिएट ना हो। क्योंकि कई सारी डेफिशिएंसीज की वजह से भी आपकी बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिलती है, जिसमें से विटामिन डी डेफिशिएंसी भी एक ऐसी डेफिशिएंसी है जो कॉमनली आजकल हर किसी में देखने को मिल जाती है। और पैरालिसिस के पेशेंट में जब एकदम से इमोबिलाइजेशन की तरफ वो चला जाता है, चल फिर नहीं रहा होता है, तो अचानक से ये कंडीशन और ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है। हमें क्या ध्यान रखना होता है, अपने खाने से, अपनी डाइट से विटामिन्स को भरपूर अपनी बॉडी में रखना होता है, तभी आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाती है। क्योंकि जब भी किसी को पैरालिसिस होता है वो कम्प्लीटली दूसरे जनों पे डिपेंडेंट हो जाता है, चलने फिरने के लिए, उठने बैठने के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए। उस कंडीशन में अगर बॉडी में एनर्जी पूरी है तभी वो अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखते हुए उठना, बैठना, एक्टिविटी करना स्टार्ट करता है। क्योंकि पेशेंट की बॉडी में अगर स्ट्रेंथ ही नहीं है, मसल्स में पेन हो रहा है, बॉडी में सूजन आ रही है, इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट बना हुआ है, तो पेशेंट एफर्ट लगाना ही छोड़ देता है और हमेशा उसी कंडीशन में रह जाता है। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपनी रिकवरी को स्पीड अप करने के लिए, अपनी रिकवरी को जल्दी से जल्दी लाने के लिए और इंडिपेंडेंट होने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको अपनी रेगुलर डाइट में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि विटामिन्स पूरे हों, B12 है, चाहे विटामिन डी है, प्रोटीन का इंटेक है वो अच्छे से करना है। साथ के साथ एक्सरसाइज, जो एक्टिव एक्सरसाइजेज है जो आप खुद से कर सकते हो, चाहे किसी का सपोर्ट लेके इनिशियली करो, बट करनी ज़रूर है। और जो भी आप बीमारी से सफ़र कर रहे हो पहले से, अगर आप बीपी के पेशेंट हो, डायबिटिक हो, तो उन पैरामीटर्स को डेली मॉनिटर करना ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि वही बेसिक रीज़न रहे हैं आपकी इस कंडीशन के पीछे। आप दोबारा अगर इंडिपेंडेंट हो भी जाते हो
दोबारा से चांसेस होते हैं स्ट्रोक होने के, एक बार अगर किसी को स्ट्रोक हो जाता है, अगर हम चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, अगर हम उस रीज़न पे वर्क नहीं करते हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रोक हुआ है, तो हमने अपना खास ध्यान रखना है, गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करना है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी बहुत सी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करने में, अच्छे से जानने में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो बेझिझक आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप कॉल करके हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से बात भी कर सकते हैं, या अपॉइंटमेंट लेकर आप क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। जो पेशेंट्स दूर रहते हैं, नहीं विजिट कर पा रहे हैं, चलने फिरने की कंडीशन में नहीं भी है, उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर अपनी प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो भेजें, हम आपकी पूरी से पूरी मदद करेंगे जो हमारे एंड पे पॉसिबल होगी, और आपको दोबारा इंडिपेंडेंट बनाने में जल्दी से जल्दी हम काम करना स्टार्ट करेंगे। श्रेयस की पूरी टीम है आपके साथ, तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। जो आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।